नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है संचयन भाग 2। और इस पुस्तक का सबसे पहला पाठ है जिसका शीर्षक है हरिहर काका। ये पाठ काफ़ी लंबा है, इसीलिए इसे मैंने 4 भागों में बांटा है। इस पाठ का पहला भाग हम पहले देख चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम इसी पाठ का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस पाठ का जो पहला भाग है उसमें हमने देखा था कि हरिहर काका 4 भाई थे और हरिहर काका का जो नंबर था वो दूसरे नंबर पर था। मतलब हरिहर काका से एक बड़े भाई थे और 2 छोटे भाई थे। अब आइए हम परिवार के साथ हरिहर काका के कैसे संबंध थे उसके बारे में देखते हैं। हरिहर काका के साथ परिवार का व्यवहार। तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को खास निर्देश दिए थे। खास निर्देश का मतलब है कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने अपनी पत्नियों को दिए थे। क्या इंस्ट्रक्शंस थे, आइए देखते हैं। हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा की जाए। हरिहर काका खेती बाड़ी के काम के लिए भाइयों के साथ खेतों में नहीं जाते थे और वो घर पर ही रहते थे। तो तीनों भाइयों ने अपने पत्नियों को कहा था कि उनकी अच्छी तरह से सेवा की जानी चाहिए। समय पर खाना नाश्ता दिया जाना चाहिए। कुछ दिनों तक भाइयों की पत्नियों द्वारा उनकी अच्छी देखभाल की गई। कुछ दिनों तक जो तीनों भाई की पत्नियां थीं उन्होंने हरिहर काका की बहुत अच्छे से देखभाल की। धीरे धीरे काका की ओर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये जो देखभाल कर रहा है वो धीरे धीरे कम कर दिया। पत्नियां अपने पतियों को अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाती। तीनों ही भाइयों की जो पत्नियां थी वो सिर्फ अपने पतियों के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनाकर उन्हें खिलाया करती थी। हरिहर काका को बचा हुआ खाना दिया जाता था। जो खाना बच जाता था वो खाना हरिहर काका को दे दिया जाता था। हरिहर काका को रूखा सूखा खाना खाकर ही संतोष करना पड़ता और हरिहर काका की स्थिति ऐसी थी कि जो कुछ भी उन्हें भाइयों की पत्नियां देती थी वही खाकर वो संतोष करते थे और चुपचाप से उस परिवार के साथ रह रहे थे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है हरिहर काका की खराब तबीयत और मेहमान का आगमन। अब यहाँ पर ऐसा भी होता था कभी कि हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती थी और इस समय कुछ ऐसी ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उसी समय एक मेहमान जो है वो उनके घर आया था। आइए देखते हैं इस वक्त क्या होता है। हरिहर काका यदि कभी बीमार पड़ जाते उनकी परेशानी और बढ़ जाती। हरिहर काका जब तक ठीक रहते तब तक तो सब कुछ ठीक चलता, लेकिन जैसे ही वो बीमार पड़ते हरिहर काका और ज़्यादा परेशान हो जाते। घर के लोग अपने काम में व्यस्त रहते, कोई उन पर ध्यान नहीं देता, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते। बच्चे खेल में, भाई खेत के काम में और औरतें घर के काम में। कोई हरिहर काका का हाल चाल भी पूछने नहीं आता। किसी को इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि हरिहर काका की तबीयत के बारे में उनसे पूछ ले। बीमार होने पर भी हरिहर काका को अपना काम स्वयं ही करना पड़ता था। बीमार होने पर हरिहर काका अपना काम स्वयं करते थे, कोई उनकी मदद करने नहीं आता था। ऐसे समय काका अपनी पत्नियों को याद कर रोते थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि हरिहर काका ने 2 शादियां की थी और दोनों ही पत्नियां उनकी मर चुकी थी। तो बीमार होने पर हरिहर काका को सबसे ज्यादा अपनी दोनों पत्नियां याद आती थी और उन्हें याद करके वो रोने लगते थे। भाई की पत्नियों के व्यवहार से उनकी भाई के परिवार से उम्मीद टूटने लगी थी। भाई के परिवार के साथ हरिहर काका की बहुत सारी उम्मीदें थीं। वो उनके बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे और उन्हें ये भी आशा थी कि बुढ़ापे में वही उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन भाई की पत्नियों का ऐसा व्यवहार देखकर जो उनकी ये उम्मीद थी अपने परिवार से, वो धीरे धीरे टूटने लगी थी। एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि हरिहर काका की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई और एक दिन कुछ ऐसा घटा उस घर में कि हरिहर काका का जो पेशेंस था, जो उनकी सहन शक्ति थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ था घर में। घर में घटी वह घटना। शहर से क्लर्क का काम करने वाले भतीजे का दोस्त गांव आया था। हमने पहले ही देखा है कि हरिहर काका के एक भाई का जो बेटा था वो शहर में क्लर्क का काम करता था। तो शहर से इसी बेटे का एक दोस्त जो है वो गांव में उनके घर आया हुआ। मेहमान के स्वागत में पकवान बनाए गए, तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। घर में बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन खाने का होता था। अब यहाँ पर कुछ दिनों से हरिहर काका बीमार चल रहे थे, लेकिन अब उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी लग रही थी, तो उनका मन थोड़ा चटपटा और स्वादिष्ट खाना खाने का हो रहा था। काका को भतीजे के मित्र के बहाने स्वादिष्ट भोजन का इंतजार था। काका को पता था कि चूंकि आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो अच्छे अच्छे पकवान बनने वाले हैं और उस मेहमान के कारण हो सकता है आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिले। मेहमान के आने के बाद सभी ने खाना खा लिया। मेहमान घर में आए और जो भी स्वादिष्ट पकवान बने थे वो सभी ने मिलजुल कर खा लिया। खाने के लिए हरिहर काका को कोई पूछने नहीं आया, लेकिन हरिहर काका जो दालान के एक कमरे में रहा करते थे, हरिहर काका से खाने के बारे में पूछने के लिए कोई भी नहीं आया।
अंत में हरिहर काका स्वयं ही घर के अंदर गए। अब जब हरिहर काका से अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो घर के अंदर देखने के लिए गए कि उन्हें अब तक खाना क्यों नहीं दिया गया है। छोटे भाई की पत्नी ने केवल भात, मट्ठा और अचार उनके सामने परोस दिया और छोटे भाई की पत्नी ने जैसे ही हरिहर काका को देखा, उसे याद आ गया कि इन्हें खाना नहीं दिया गया है। जो भी बचा हुआ खाना था, जैसे भात मतलब चावल और मट्ठा दही को पतला करके जो रायता बनाया जाता है वो, और साथ ही साथ अचार, तो ये 3 चीजें उनके सामने थाली में रखकर उन्हें खाने के लिए दे दिया गया। हरिहर काका खाना देखकर गुस्से से भर उठे। अब हरिहर काका को उम्मीद थी कि आज जो भी स्वादिष्ट व्यंजन बना है वो उन्हें दिया जाएगा, लेकिन ये खाना देखकर हरिहर काका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने भोजन की थाली आंगन में फेंक दी। वहीं सामने आंगन था, उन्होंने थाली उठा करके आंगन में फेंक दिया। थाली की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर आ गए। थाली गिरने की आवाज सुनकर के जो भी परिवार में लोग थे वो सभी बाहर आ गए। गुस्से से काका सभी पर चिल्लाने लगे और इस गुस्से से कि उन्हें इस तरह का भोजन दिया गया है, हरिहर काका जो थे वो सभी के ऊपर चिल्लाने लगे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है हरिहर काका का क्रोध। अब हरिहर काका बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उस गुस्से में वो क्या कहने लगे, आइए देखते हैं। बहुओं को डांटते हुए कहा कि मैं यहाँ मुफ्त में खाना नहीं खा रहा हूँ। उन्होंने जो घर की बहुएं थी उनको डांटते हुए कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ, मुफ्त में खाना खा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरे हिस्से के खेत में होने वाला अनाज भी तुम सब ले रहे हो। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि मेरे हिस्से की जो 15 बीघे जमीन है उस पर तुम ही लोग खेती करते हो और उसमें उगने वाला अनाज जो है वो भी तुम ही रखते हो। मैं चाहूँ तो अपने लिए 2-4 नौकर भी रख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपनी 15 बीघे जमीन के बलबूते 2-4 नौकर अपने पास रख सकता हूँ और अपना जीवन आराम से बिता सकता हूँ। तुम लोग मुझे अनाथ या बेसहारा मत समझो और ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है और मैं खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकता। मेरे हिस्से की जमीन से प्राप्त अनाज और धन पर भी तुम सभी मौज कर रहे हो और मेरे हिस्से की जो जमीन है उससे जो भी अनाज उगता है, अनाज को बेचने पर जो धन आता है वो सब कुछ तुम रख रहे हो और अपना जीवन बहुत मौज में काट रहे। लेकिन अब ये सब मैं सहन नहीं करूंगा। लेकिन अब मेरी सहन शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी है। अब ये सारी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है घटना के समय ठाकुरबाड़ी के पुजारी की उपस्थिति। ठाकुरबाड़ी के बारे में भी हमने पहले वीडियो में देखा है। ठाकुरबाड़ी का जो एक पुजारी था वो उस वक्त हरिहर काका के घर में ही उपस्थित था। अब वो किस कारण आया था, उसने क्या किया, आइए देखते हैं। इस घटना के समय ठाकुरबाड़ी के एक पुजारी वही दालान में खड़े थे। दालान मतलब घर के सामने की जो खुली जगह थी जहाँ पर कि अक्सर हरिहर काका बैठा करते थे, वहीं पर ठाकुरबाड़ी का एक पुजारी उस वक्त खड़ा था। वे हवन के लिए सामग्री लेने आए थे और ये जो पुजारी थे वो हवन करने के लिए सामग्री लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। ठाकुरबाड़ी लौटकर पुजारी ने यह घटना महंत को बताई। महंत जो कि ठाकुरबाड़ी का सबसे हेड पुजारी था, पुजारी ने सारी घटना जो भी उसने हरिहर काका के घर में देखा था सब कुछ उसने महंत को बता दिया। महंत हरिहर काका के घर हुए इस झगड़े का पूरा फायदा उठाना चाहते थे और महंत जो थे वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। हरिहर काका के घर में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे। महंत तुरंत ही हरिहर काका के घर की तरफ जाने लगे। महंत को हरिहर काका रास्ते में ही मिल गए। अब महंत जो है वो हरिहर काका के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें हरिहर काका मिल गए क्योंकि हरिहर काका इस लड़ाई के बाद अपने घर से निकलकर बाहर आ गए। हरिहर काका गुस्से से खलिहान की तरफ जा रहे थे और हरिहर काका जो है वो खलिहान की तरफ, जहाँ पर कि उनके भाई थे, खेतीबाड़ी का काम वहाँ चल रहा था, अनाज को साफ करने का जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा था, वहाँ वो जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें महंत मिल गए। खलिहान वो जगह होती है जहाँ पर कि फसल कटने के बाद फसल को लाया जाता है और वहाँ उसकी सफाई की जाती है। तो हरिहर काका जो है वो खलिहान की तरफ जा रहे थे अपने भाइयों से मिलने। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है स्वार्थी और चालाक महंत। अब यहाँ पर ये जो महंत थे वो बहुत स्वार्थी थे, चालाक थे। ये क्या करते हैं हरिहर काका के साथ, आइए देखते हैं। महंत जी हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी ले आए। महंत ने हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी चलने के लिए कहा और उन्हें लेकर के वो वहीं आ गए। हरिहर काका को एक कमरे में बैठाकर समझाने लगे। हरिहर काका को एक कमरे में बिठा दिया गया और महंत जो है उन्हें बहुत सारी बातें समझाने लगे। अब वो क्या कह रहे थे, आइए देखते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, तुम मोह माया के बंधन से निकल जाओ। यहाँ पर हरिहर काका को कह रहे थे कि इस दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। अब यहाँ पर इस मोह माया के बंधन में जो तुम बंधे हो इससे तुम्हें
निकलना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करो और भगवान की भक्ति में अपना समय लगाओ। तुम्हारे परिवार के सभी लोग स्वार्थी हैं। अब यहाँ पर वो ये भी कह रहे थे कि तुम्हारे परिवार में जो तुम्हारे भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, वो सभी बहुत ही स्वार्थी हैं। वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। परिवार के लोग केवल 15 बीघे जमीन के कारण तुमसे संबंध बनाए हुए हैं। तुम्हारे हिस्से की जो 15 बीघे जमीन है, सिर्फ उसी के कारण परिवार वाले तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। यदि वो ज़मीन तुमने उन्हें नहीं दी तो वे तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। कल को अगर तुम उस ज़मीन को देने से मना करोगे तो तुम्हारे परिवार वाले तुमसे संबंध अपना तोड़ लेंगे। तुम एक पुण्य का काम करो और अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी को दान में दे दो। अब यहाँ पर ठाकुरबाड़ी को ज़मीन दान देने की परंपरा इस गाँव में पहले से ही चली आ रही थी और इसी का लालच महंत को भी था कि हरिहर काका की ज़मीन जो है वो किसी तरह ठाकुरबाड़ी के नाम हो जाए। और यही सलाह उन्होंने हरिहर काका को दी कि एक पुण्य का काम तुम इस जीवन में कर लो, अपनी ज़मीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद है ठाकुरबाड़ी को ज़मीन दान देने का फल। अब महंत जो है ये भी बताने लगे कि अगर तुम अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी को दान में दे दोगे तो उसका क्या फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। कीर्ति मतलब तुम्हारा नाम तीनों लोकों में लिया जाएगा। मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। और साथ ही साथ यह दान एक महादान होगा और ये जो दान है ये एक महान दान कहलाएगा। साधु संत तुम्हारे पैर धोएंगे। यहाँ तक कि जो साधु संत हैं वो भी तुम्हारे इस महान दान को देखते हुए तुम्हारे पैर धोएंगे, तुम्हें सम्मान देंगे। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और ये जो जीवन तुम्हें भगवान ने दिया है ये बिल्कुल सफल हो जाएगा। इस दान के बाद तुम अपना बाकी का जीवन इसी ठाकुरबाड़ी में बिता सकते हो। अब यहाँ पर हरिहर काका को महंत ने ये भी लालच दिया कि इस दान के बाद तुम आराम से अपना बाकी का जीवन इसी ठाकुरबाड़ी में आकर रह सकते हो। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सभी तुम्हारी सेवा करेंगे। यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं, पंडित हैं, वो सभी तुम्हारी सेवा करेंगे क्योंकि तुमने इतना महान दान दिया है। पूर्व जन्म के पापों के कारण ही तुम्हारी दोनों पत्नियां मर गई। अब उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व जन्म में जरूर तुमने कोई पाप किए थे जिसके कारण तुम्हारी दोनों की दोनों पत्नियां मर गई। तुम्हारी कोई औलाद भी नहीं है और इसी पाप के कारण तुम्हारी कोई औलाद भी नहीं है, तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं हैं। अपने इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। लेकिन पूर्व जन्म में जो तुमने पाप किए थे उसका तुम्हें फल मिल चुका है, लेकिन ये जन्म जो है वो तुम्हें सुधार लेना चाहिए। इस जन्म को बेकार मत जाने दो। इस दान से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सफल होगा। और ये जो महान दान तुम करोगे, अपनी ज़मीन दान दे दोगे ठाकुरबाड़ी के नाम, इस धरती में तो तुम याद किए जाओगे ही, साथ ही साथ परलोक जब तुम स्वर्ग जाओगे तो वहाँ भी तुम्हारा बहुत मान सम्मान होगा। तो यहाँ पर हर तरह का लालच दे करके महंत जो है वो हरिहर काका को अपनी जमीन दान करने के लिए तैयार कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है महंत की बातों का हरिहर काका पर प्रभाव। अब यहाँ पर महंत जो उन्हें इतनी सारी बातें समझा रहे थे उसका क्या प्रभाव हरिहर काका के मन और दिमाग में पड़ रहा था। काका शांत भाव से महंत की बातें सुनते रहे। काका को महंत की बातें ठीक लगने लगी। अब हरिहर काका को भी लगने लगा कि महंत जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। काका ने सोचा कि भाइयों को जमीन देने पर भी मुझे कोई नहीं पूछेगा। हरिहर काका ये भी सोचने लगे कि अगर मैं अपनी जमीन भाइयों के नाम भी कर दूं तभी भी मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, मेरा कोई भी ध्यान नहीं रखेगा। उन्हें कुछ ना दूं तब पता नहीं मेरी क्या हालत करेंगे, और अगर मैं उन्हें कुछ नहीं देता हूं, अपनी जमीन उनके नाम नहीं करता हूं, तो पता नहीं वो मेरी क्या दुर्दशा करेंगे। मेरे मरने पर तो वे मेरी जमीन हड़प ही लेंगे। उनके दिमाग में ये भी बातें चल रही थी कि कल को अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो ये जमीन वैसे भी उनके नाम हो जाएगी, वो मेरी जमीन हड़प लेंगे। मेरे मरने के बाद तो मुझे कोई याद भी नहीं करेगा, और मैं जब मर जाऊंगा तो बस उन्हें मेरी जमीन से मतलब है, मुझे तो कोई याद भी नहीं करेगा। ठाकुर जी के नाम जमीन लिखने पर सभी लोग हमेशा मुझे याद करेंगे, और अगर मैं ये महादान करता हूँ, ठाकुर जी के नाम अपनी जमीन लिख देता हूँ, तो लोग जो है हमेशा मुझे याद करेंगे। वैसे भी ईश्वर के नाम पर कभी भी उन्होंने दान पुण्य नहीं किया था, और उन्होंने ये भी सोचा कि इस जीवन में मैंने कभी भी इस तरह से भगवान के नाम या मंदिर के नाम कोई भी दान नहीं किया है। अंतिम समय में इस दान से मैं पुण्य कमा सकता हूँ, और अंतिम समय में अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, तो इस अंतिम समय में ये दान अगर मैं करता हूँ तो मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। वे यह सब सोचते रहे लेकिन महंत से कुछ नहीं कहा। अब ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी, लेकिन ये बातें जो है वो महंत के सामने नहीं कह रहे थे। हरिहर काका सोच रहे थे कि कुछ भी हो भाई का परिवार तो अपना ही, लेकिन यहाँ पर भाई के परिवार को वो मन से अपना मानते थे, इसीलिए वो ये सोचने लगे चाहे
कुछ भी हो, भाई का परिवार तो मेरा अपना परिवार है, उनसे मेरा खून का रिश्ता है। ठाकुर जी के नाम खेत दान देना भाइयों के साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अब ये जो जमीन है ये हमारे पूर्वजों की है, इस पर सबसे पहला हक जो है वो मेरे परिवार का होना चाहिए। अगर मैंने ठाकुर जी के नाम ये जमीन लिख दी तो अपने भाइयों के प्रति मैं धोखा करूंगा और साथ ही साथ उनके साथ विश्वासघात भी करूंगा। वे अपने भाइयों के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अपने भाइयों के प्रति वो किसी भी तरह का अन्याय करें। ये जो ज़मीन है उनके पूर्वजों की है और ये घर में ही रहनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है हरिहर काका की आव भगत। अब यहाँ पर महंत जो थे वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे हरिहर काका का मन बदलने के लिए, इसीलिए ठाकुरबाड़ी में उनकी बहुत अच्छी तरह से आव भगत हो रही थी। महंत हरिहर काका का फैसला जानना चाहते थे। अब महंत द्वारा इतना कुछ हरिहर काका को समझाया गया। अब महंत चाहते थे कि हरिहर काका तुरंत फैसला ले लें और ये जो ज़मीन उनकी है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। तो उनका फैसला वो जानना चाहते थे कि हरिहर काका ने क्या फैसला किया। हरिहर काका का चेहरा देखकर वे समझ गए कि उन्हें सफलता मिल गई है और हरिहर काका हर तरह से सोच विचार कर रहे थे। उनका चेहरा देख करके महंत को ये लगने लगा कि जो भी मैंने समझाया है शायद उनकी समझ में आ गया है और हो सकता है अपनी ज़मीन वो ठाकुरबाड़ी के नाम करने का मन बना रहे हों। महंत मन ही मन खुश थे और महंत जो हैं वो मन ही मन खुश हो रहे थे। महंत ने 2 सेवकों को बुलाया। तभी उन्होंने अपने 2 सेवकों को आवाज़ दी। उन्हें हरिहर काका के आराम से रहने के इंतज़ाम का आदेश दिया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि हरिहर काका को बहुत ही आराम से यहाँ पर रहना है, इसका इंतज़ाम जल्दी किया जाए। सेवकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। तुरंत ही सेवक जाकर के जो भी उनके रहने का इंतज़ाम था वो करने लगे। साफ व सुंदर कमरे में हरिहर काका को लिटाया गया। एक साफ सुंदर कमरे में हरिहर काका को ले जाया गया। हरिहर काका के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। ठाकुरबाड़ी के सभी पुजारी हरिहर काका की इस आव भगत का कारण अच्छे से जानते थे। ठाकुरबाड़ी में बहुत सारे पुजारी भी थे। हरिहर काका की जो इतनी सेवा हो रही थी, इतना आव भगत हो रहा था, वो जानते थे कि ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं। महंत की मंशा वो अच्छे से जानते थे। ठाकुरबाड़ी के सभी लोग हरिहर काका की सेवा में लग गए। ठाकुरबाड़ी में जितने भी पुजारी और संत थे वो सभी हरिहर काका की सेवा में लगा दिए गए। आइए आगे देखते हैं। हरिहर काका के भाइयों को घटना की जानकारी मिली। घर में जो घटना घटी थी उस वक्त हरिहर काका के भाई जो थे वो घर पर नहीं थे, वो खलिहान गए हुए थे। तो यहाँ पर जैसे ही वो घर आए उन्हें सारी घटना की जानकारी मिली। खलिहान से लौटने पर सारी घटना के बारे में भाइयों को पता चला। सभी ने अपनी पत्नियों को खूब डांटा। सभी ने अपनी अपनी पत्नियों को इस तरह के व्यवहार के लिए खूब डांटा। सभी भाइयों की चिंता का कारण हरिहर काका का ठाकुरबाड़ी में होना था। अब यहाँ पर भाइयों को हरिहर काका की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता इस बात की थी कि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में है, महंत के पास। गांव के किसी भी व्यक्ति ने भाइयों से इस घटना के बारे में बात नहीं की। इस घटना को हुए काफी समय नहीं हुआ था, इसीलिए गाँव के लोगों को इस घर में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने कोई भी ऐसी बात भाइयों के साथ नहीं की। भाइयों को डर था कि पता नहीं महंत ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया होगा। भाइयों को बस एक ही चीज़ का डर था कि महंत जो है वो बहुत लालची है और उसने हरिहर काका को पता नहीं हमारे खिलाफ क्या क्या समझाया होगा। तीनों भाइयों का मन बेचैनी और शंका से भर गया। अब यहाँ पर तीनों भाई जो थे बहुत बेचैन हो गए, बहुत ही डाउटफुल हो गए कि पता नहीं हरिहर काका अभी क्या विचार कर रहे होंगे, क्या कुछ वहाँ ठाकुरबाड़ी में चल रहा होगा। इस घटना की जानकारी धीरे धीरे गांव वालों को भी मिल गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे गांव के लोग भी हरिहर काका के घर में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उन्हें पता चल गया। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है भाइयों द्वारा हरिहर काका को लेने ठाकुरबाड़ी जाना। हरिहर काका के जो भाई थे वो चाहते थे जल्दी से जल्दी हरिहर काका को मनाकर ठाकुरबाड़ी से घर ले आया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, शाम को तीनों भाई ठाकुरबाड़ी गए। शाम होते ही तीनों भाई ठाकुरबाड़ी चले गए। तीनों ने हरिहर काका को घर चलने को कहा। तीनों ने हरिहर काका से रिक्वेस्ट किया कि आप घर चलें। महंत ने बीच में ही मना कर दिया, लेकिन महंत बीच में आए और उन्होंने साफ मना कर दिया कि हरिहर काका नहीं जाएंगे। महंत ने कहा कि हरिहर काका अभी अभी बीमारी से उठे हैं, उनका मन अभी अशांत है। महंत ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले से ही हरिहर काका बीमार थे, अभी उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, लेकिन उनका मन जो है आज बहुत अशांत है, अतः उन्हें ठाकुरबाड़ी में ही रहने दो, उन्हें शांति मिलेगी। तीनों भाइयों से महंत ने साफ साफ कह दिया कि हरिहर काका को कुछ दिन यहीं पर रहने दिया जाए, उन्हें शांति मिलेगी। तीनों भाई काका को घर ले जाने की जिद करने लगे, लेकिन तीनों भाई जो थे वो किसी भी हालत में हरिहर काका को घर ले जाना चाहते थे। साधु संत और गांव वाले भाइयों को समझाने लगे। ठाकुरबाड़ी में जितने भी साधु संत थे और जो गांव वाले थे उन्होंने भी भाइयों को समझाया कि अभी हरिहर काका को यहीं रहने दिया जाए, एक रात काका को वहीं रहने दिया जाए
और एक रात की बात है, एक रात वहीं रहने दिया जाए, दूसरे दिन आकर के वो हरिहर काका को ले जा सकते। तीनों भाइयों को निराश होकर घर लौटना पड़ा। तीनों भाई निराश होकर के घर लौट गए। आगे है ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका की सेवा। अब ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका की बहुत सेवा होने लगी। क्या क्या हो रहा था आइए देखते हैं। रात में मिठाई और व्यंजन खाने को मिला। रात में उन्हें मिठाई और अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को दिए गए। पुजारी ने स्वयं काका को खाना परोसा। वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने खुद अपने हाथों से हरिहर काका को खाना दिया। भोजन में छेने की तरकारी, दही, खीर आदि था। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। ऐसा भोजन काका ने कभी नहीं खाया था। खाना खाते समय भी महंत सामने बैठकर धर्म की बातें कर रहे थे और हरिहर काका जब खाना खा रहे थे तभी भी महंत उनके सामने बैठे थे और धर्म और अधर्म की बातें वो लगातार किए जा रहे थे। हरिहर काका को ऐसी सुख शांति और संतोष जीवन में कभी नहीं मिला था। यहाँ ठाकुर बाड़ी में अच्छा खाना, ऐसी आवभगत, ऐसी सेवा, उन्हें बहुत ही सुख शांति का एहसास हो रहा था और मन उनका संतोष से भरा हुआ था। ऐसा अनुभव उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया था। आगे है इसके बाद है तीनों भाइयों की बेचैनी। अब तीनों भाई जो है महंत के कहने पर, गांव वालों के कहने पर घर लौट तो आए थे लेकिन वो बहुत बेचैन थे। आइए देखते हैं उनकी क्या हालत थी। तीनों भाई रात भर सो नहीं पाए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। आशंकाओं से मन घिरा हुआ था। बहुत तरह की आशंकाओं से उनका मन जो है वो घिरा हुआ था। मन ही मन वो बहुत सारी बातों को सोच करके डर रहे थे। कौन कौन सी बातें थी? 15 बीघे ज़मीन की चिंता। हरिहर काका के नाम जो 15 बीघे ज़मीन थी, सबसे पहले उन्हें उसी ज़मीन की चिंता थी। उन्हें लग रहा था कि इतनी उपजाऊ ज़मीन है, ये जो ज़मीन है इतनी उपजाऊ है, इतनी अच्छी फसल इसमें होती है, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है और ये जो ज़मीन है इसकी कीमत 2 लाख के करीब है। कहीं हाथ से निकल न जाए। और महंत की मंशा, महंत के मन में क्या है वो अच्छे से जानते थे। उन्हें यही डर लग रहा था कि कहीं ये ज़मीन जो है हमारे हाथ से निकल न जाए। हरिहर काका को समझा बुझाकर कहीं महंत ये ज़मीन अपने ठाकुर बाड़ी के नाम न करवा ले। यदि ऐसा हुआ तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सच में उस परिवार के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान माना जाए। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है हरिहर काका की घर वापसी और उनकी खातिरदारी। अब यहाँ पर हरिहर काका घर वापस आ जाते हैं और उनकी किस तरह से खातिरदारी घर में की जाती है आइए देखते हैं। सुबह ही तीनों भाई फिर ठाकुरबाड़ी पहुंचे। तीनों भाई जल्दी ही सुबह फिर से ठाकुरबाड़ी हरिहर काका को लेने चले जाते हैं। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती की माफ़ी मांगी और साथ ही साथ पत्नियों ने जो भी गलती की थी उसकी माफ़ी भी उन्होंने हरिहर काका से मांगी। खून के रिश्ते की दुहाई देने लगे और आपस में जो उनका खून का रिश्ता है इसके बारे में भी वो बोलने लगे कि खून के रिश्ते इतनी छोटी छोटी बातों से टूटते नहीं हैं, आप ये सारी बातें भूल जाएं और घर चलें। हरिहर काका का मन पसीज गया। भाइयों का ऐसा व्यवहार देख करके हरिहर काका का मन बदल गया। जो उनके मन में अपने भाइयों के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया और हरिहर काका घर वापस लौट आए। हरिहर काका सारी पुरानी बातें भूल करके घर वापस आ गए। इसके बाद है हरिहर काका के लिए सुखद आश्चर्य का पल। अब हरिहर काका के लिए जो कुछ घर में हो रहा था वो बहुत ही सुखद था, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। तो ऐसा क्या हो रहा था घर में? आज सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। पहले की तरह अब स्थिति नहीं थी। आज जो है बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आ रही थी। परिवार के सभी लोग काका की आवभगत में लगे हुए थे। सभी लोग काका की सेवा में लगे हुए थे। भाइयों की पत्नियों ने पैर छूकर माफी मांगी। भाइयों की तीनों पत्नियों ने हरिहर काका से पैर छू करके अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। हरिहर काका की रुचि के अनुसार खाना नाश्ता बनने लगा। जो भी हरिहर काका को पसंद था उसी अनुसार खाना बनाया गया, साथ ही साथ नाश्ता भी वही बना। तीनों भाइयों की पत्नियां और 2 बहुएं काका की सेवा में खड़ी थी। भाई की तीनों पत्नियां और जो उनकी बहुएं थी वो सभी अब हरिहर काका की सेवा में वहाँ पर खड़ी हुई थी। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े हुए थे और जैसा कि वो दालान में हमेशा चारपाई पर बैठे रहते थे, वहाँ आराम से वो आज भी बैठे हुए थे। आवाज़ लगाते ही सारी चीज़ें हाजिर हो जाती थी। जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती थी बस वो एक आवाज़ लगाते थे और कोई ना कोई दौड़कर वो चीज़ें ले आता था। हरिहर काका सोचने लगे ये सब महंत जी के कारण ही हुआ है। हरिहर काका मन ही मन सोच रहे थे अगर महंत जी मुझे ठाकुरबाड़ी नहीं लेके जाते तो शायद ये बदलाव उन्हें देखने को नहीं मिलता। तो ये सारा जो बदलाव आज हुआ है ये सब महंत जी के कारण हुआ है। हरिहर काका के मन में महंत जी के प्रति आदर और श्रद्धा बढ़ने लगी और मन ही मन महंत जी के लिए हरिहर काका के मन में सम्मान और आदर बढ़ने लगा। आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद गांव में चर्चा। गांव के सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि हरिहर काका के घर में इस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद हरिहर काका ठाकुरबाड़ी चले गए और बहुत मान मनोबल के बाद उन्हें वापस लाया गया था। तो इस पूरी घटना की जो चर्चा है वो गाँव वाले आपस में करने लगे। अब देखते हैं गाँव वाले क्या बातें कर रहे हैं।
गांव के लोग इस पूरी घटना पर चर्चा करने लगे, एक दूसरे से इस घटना पर बातें करने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि हरिहर काका को इस जन्म में थोड़ा पुण्य कमाना चाहिए और अपनी जो ज़मीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम या ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए। ऐसे दान से काका की कीर्ति हमेशा बनी रहेगी और इस तरह के महादान से हरिहर काका को हमेशा के लिए लोग याद करेंगे। कुछ लोग कहते कि भाई का परिवार भी अपना ही होता, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि इस तरह के लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं, भाई का परिवार जो है कुछ भी हो जाए अपना ही होता है। स्वयं की ज़मीन काका को अपने भाइयों को ही देनी चाहिए और ये ज़मीन जो है वो इनके पुरखों की है। ये ज़मीन परिवार से बाहर किसी को ना देकर उन्हें अपने भाइयों को ही दे देनी चाहिए। यदि हरिहर काका ऐसा नहीं करेंगे तो यह भाइयों के साथ अन्याय होगा और उनका ये भी मानना था कि हरिहर काका अगर ये ज़मीन अपने भाइयों को नहीं देते हैं तो वो बहुत बड़ा अन्याय अपने भाइयों के साथ कर रहे हैं। खून के रिश्तों के बीच दीवार बन जाएगी और लोगों का ये भी मानना था कि अगर हरिहर काका अपनी ज़मीन अपने भाइयों को नहीं देते हैं तो उनका आपस में जो खून का रिश्ता है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। इन रिश्तों के बीच दीवार बन जाएगी, ये रिश्ते टूट जाएंगे। तो इस तरह से ये था हरिहर काका पाठ का दूसरा भाग। इस पाठ का तीसरा भाग हम जल्दी ही देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।